चैप्टर 6 का हम लोग आज एक क्विक रिवीजन करेंगे जिसमें सारे के सारे डेरिवेशंस क्लियर होंगे, तो उनको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखिए, स्टार्ट होता है चैप्टर 6 में। जो चैप्टर 6 है उसका नाम क्या है? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना। इस चैप्टर 6 में हम लोगों को मेनली डेरिवेशंस करने हैं। वो स्टार्ट होता है मोशनल EMF से। मोशनल EMF, देखिए नाम क्या है? मोशनल EMF। हम लोगों को पता है कि यहाँ पर EMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब सिंपल सा क्या है? वोल्टेज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सिंपल सा मतलब क्या है? वोल्टेज। ठीक है ना। अब जब ये वोल्टेज हमारे पास में है तो ये कौन से प्रोसेस से बन रहा है? EMI से। कौन से प्रोसेस से बन रहा है? EMI से। तो कितना बनेगा? सबसे पहली चीज ये बनेगा, कैसे बनेगा? एक्चुअली में एक होता है इंड्यूस्ड EMF। क्या होता है? इंड्यूस्ड EMF। और एक होता है हमारे पास में मोशनल EMF। दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। ये भी चेंज इन फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस होगा और वो भी चेंज इन फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। पर यहां पर वो जो चेंज हो रहा है ना, उसका जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसमें जो फ्लक्स चेंज होगा, वो फ्लक्स चेंज होगा ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर। ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की खुद की मोशन से यहां पर फ्लक्स चेंज होगा। कंडक्टर की खुद की मोशन से क्या चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा। आसपास कोई चीज रखिए, उसको चेंज करके हम लोग फ्लक्स चेंज करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड EMF। जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, पास में एक मैग्नेट थी, उस मैग्नेट को मूव करवा के फ्लक्स चेंज करते थे। लेकिन जिसमें EMF और करंट बनता था वो तो रेस्ट में था ना। वो तो किस में था? रेस्ट में। यदि उस कोइल को ही हम मूव करवा के फ्लक्स चेंज करें तो उसका जो इंड्यूस्ड EMF होगा उसी का नाम क्या होगा? मोशनल EMF। तो मोशनल EMF का मतलब सिंपल सी बात है, इफ ए कंडक्टर चेंजेस इट्स फ्लक्स बाय देयर ओन मोशन, मतलब खुद की मोशन से क्या करे? फ्लक्स को चेंज करे, तो हम क्या कहेंगे? उसमें इंड्यूस्ड होने वाला जो EMF है, उस EMF को हम क्या कहेंगे? मोशनल EMF। बोलो क्लियर है क्या ये बात? उसको क्या कहेंगे? मोशनल EMF। आगे देखिएगा भाई। तो अब हम क्या कह रहे हैं यहां पर? मोशनल EMF की डेफिनेशन आएगी सबसे पहले, इफ magnetic flux related to conductor or coil is changed by motion of conductor. Okay, by motion of conductor, then induced EMF is known as मोशनल EMF। अब इस मोशनल EMF की वैल्यू एक कंडक्टर के लिए हम लोग फाइंड करने वाले हैं। देखो, नॉर्मली डेफिनेशन समझ में आ गई। मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी वजह से चेंज होगा? खुद की मोशन की वजह से। खुद की मोशन की वजह से। अब देखते हैं कितना EMF बन सकता है यहाँ पर। तो हमने मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर फ्रेम मान ली, और इस फ्रेम पर, इस फ्रेम का नाम है PQRS। इस फ्रेम पर परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास में क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है इस सेक्शन पर, जिसका नाम क्या है? PQRS।
यहाँ पर एक वायर है, उस वायर का नाम हमारे पास में है स्मॉल ए बी। वायर का नाम क्या है? स्मॉल ए बी। ये किसी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, जो स्पीड इसकी कितनी है? v। स्पीड कितनी है इसकी? v। अब हम क्या कहेंगे यहाँ से, मान लीजिए कुछ टाइम बाद ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, कुछ टाइम बाद यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो ये ए डैश कंडीशन हो गई और ये बी डैश कंडीशन हो गई। यहाँ से यहाँ तक इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की? मान लीजिए x, डेल x भी मान सकते हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग में x इनिशियल पर था, तो लास्ट में कहाँ पर पहुंच जाएगा? x फाइनल पर। दोनों का डिफरेंस क्या होगा? x फाइनल माइनस x इनिशियल, डेल x होगा। मान लेता हूँ स्टार्टिंग में 0 स्टेट पर था, तो थोड़ी देर चलने के बाद में कहाँ पर पहुंच गया? x पर पहुंच गया। अब देखिए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। फैराडेज लॉ हमने पढ़ा है, फैराडेज लॉ पढ़ा है। ये कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए यहां से ध्यान से सुनना। मान लीजिए पहले ये फ्रेम पर इतने सेक्शन में था, तो 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, तो इसका फ्लक्स कितना था? 2। जैसे ये आगे बढ़ा तो इस फ्रेम से कितनी फील्ड पास हो रही है बताओ? 4 लाइन पास हो रही है ना। इसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया? चेंज, 4 हो गया। 2 से क्या हो गया? 4। अब यहाँ पर फैराडेज लॉ ऑफ EMI क्या होता है? देखिए फैराडेज लॉ ऑफ EMI वो कहता है कि इंड्यूस्ड EMF इक्वल्स टू माइनस d∅/dt। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B है और वो यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड जो है B है और वो क्या है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है इसका मतलब ये चेंज नहीं होगी। तो हम यहाँ से क्या कह रहे हैं? कंडक्टर की लेंथ मान लीजिए कितना है? L। कितना है? L। तो मैं क्या कहूँगा यहाँ से? देखिए E इक्वल्स टू माइनस d/dt और ये क्या हो जाएगा? B.A। इस डायग्राम को देखता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। किसी भी कॉइल का यहाँ पर एरिया देखोगे तो एरिया परपेंडिकुलर किधर होगा? आउटवर्ड। परपेंडिकुलरली किधर होगा? आउटवर्ड। इसका मतलब यहाँ पर E की वैल्यू क्या आएगी? माइनस d/dt और ये आएगा BA cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 180। थीटा कितना हो गया? 180। एक्चुअली B अंदर की तरफ है और इस कोइल का, इस बोर्ड का एरिया किधर है? आपकी तरफ है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? 180। cos 180 की वैल्यू होती है -1 और ये माइनस पहले से है, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस d/dt और ये हो गया BA। B जो है वो यूनिफॉर्म है, इसलिए B को बाहर निकाल लिया, d/dt और ये हो गया एरिया। तो इस कंडक्टर ने कितना एरिया ट्रेवल किया? तो L लेंथ है उसकी और x डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, रेक्टेंगल के रूप में हो गया। देखो L लेंथ है और x डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो मैं क्या कहूँगा? एरिया कितना हो जाएगा? BD/dt। एरिया बन जाएगा L इंटू x। लेंथ तो कंडक्टर की चेंज होगी नहीं, लेंथ तो कंडक्टर की चेंज होगी नहीं, इसलिए E की वैल्यू कितना आएगी अपने पास में? E की वैल्यू आएगी B, L बाहर आ जाएगा, dx/dt। E की वैल्यू कितना आ गई अपने पास में? BL। dx/dt क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्पीड हो जाएगी उसकी, एक तरीके से स्पीड हो जाएगी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? V। E की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में? BLV। आगे सुनना भाई, यहां से आगे मैं क्या कह रहा हूं देखना, ध्यान से समझना। ये BLV हो गया, ये तीनों वेक्टर हैं और ये इन वेक्टर से कैसा मिल रहा है? स्केलर। ये तीनों वेक्टर हैं, इन तीनों वेक्टर से कैसा मिल रहा है? स्केलर, ठीक है ना। यहां से आगे मैं करंट निकालूंगा तो करंट कितना होगा? मोशनल करंट I इक्वल्स टू V/R और V का काम कर रहा है E। R क्या हो गया? कंडक्टर का रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। I की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में? BLV/R। ये हमारे पास में करंट
आ गया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है इसके डायरेक्शन के बारे में हम बात कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में ये EMF इंड्यूस्ड होगा, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में ये EMF इंड्यूस्ड होगा। तो ये हम लोग लेंज लॉ के बेसिस पर डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। बोलो क्लियर है क्या? ये सारी बातें क्लियर हैं? पूछ लो। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहली बार तो हमने स्ट्रेट लाइन मोशन की बात की थी, कंडक्टर को सीधी लाइन में चलाया था, उसके बाद में जो मोशनल EMF या इंड्यूस्ड EMF आया था वो बता दिया। पिछले केस में क्या था? स्ट्रेट लाइन मोशन में चलाया था। इस बार हम लोग रोड को क्या करवाएंगे? रोटेशन। इस बार रोड को क्या करवाएंगे? रोटेशन। रोटेशन करवाएंगे तो इसमें पहली चीज समझने की क्या है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये कोई भी रोड है और ये रोड रोटेट करती है, यहां से इस एंड तक पहुंचती है, इस एंड तक पहुंचती है। तो इसका ये पार्टिकल तो इतनी दूर चला, सेकेंड वाला पार्टिकल थोड़ा ज्यादा चला, थर्ड वाला पार्टिकल और ज्यादा चलेगा। क्लियर है क्या? सबसे ज्यादा कौन सा पार्टिकल चलेगा? लास्ट वाला। चलेगा या नहीं चलेगा? तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस भी यही कवर करेगा। पूरे रोटेशन को लगने वाला टाइम सेम ही रहेगा ना? रोटेशन को लगने वाला टाइम क्या रहेगा? सेम। इसका मतलब इसकी स्पीड सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा आर्क ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर है? टाइम सेम रहेगा। तो यहां पर स्पीड सेम नहीं रहेगी पूरी रोड की। रोटेशन के केस में रोड की स्पीड क्या होगी? थोड़ा सा डिफरेंट होगी, हर पॉइंट पर अलग अलग होगी, ठीक है ना? हर पॉइंट पर अलग अलग होगी। तो कितना होगी उसके बेसिस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। सेम क्या होगी? एंगल बराबर ट्रेवल होगा। जितना एंगल ये ट्रेवल कर रहा है उतना ही एंगल ये ट्रेवल कर रहा है, और ये भी एंगल सेम ट्रेवल कर रहा है। तो इन सब की एंगुलर स्पीड सेम होगी, इन सब की एंगुलर स्पीड सेम होगी। इस पार्टिकल की रेडियस R1 हो गई, दूसरे वाले पार्टिकल की रेडियस R2 हो गई, लास्ट वाले पार्टिकल की रेडियस Rn हो गई। रेडियस के बेसिस पे ओमेगा और v में एक रिलेशन होता है, और वो होता है v इक्वल्स टू ओमेगा r। जिस पॉइंट से रोटेशन करवा रहे उस पॉइंट से पार्टिकल की डिस्टेंस, जिस पॉइंट से रोटेशन करवा रहे हैं उस पॉइंट से पार्टिकल की डिस्टेंस, उसको मल्टीप्लाई कर दो ओमेगा से, वो क्या आ जाएगी अपने पास में? स्पीड। अब आगे देखना भाई यहां से। अब इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद में देखिए क्या आएगा। एक डायग्राम बनाते हैं रोटेशन के लिए। मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द प्लेन। यहां पर एक रोड ली है हमने, और इस रोड को हम रोटेट करवा रहे हैं ओमेगा से। किससे रोटेट करवा रहे हैं? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से। हर पार्टिकल ट्रेवल करेगा इसका। कितनी लेंथ है मान लीजिए इस रोड की? L लेंथ है। हर पार्टिकल अलग अलग स्पीड से चलेगा। मान लीजिए x डिस्टेंस पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, x डिस्टेंस पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी स्पीड कितना है? v। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना है? b। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना है? b। अब देखते हैं v जो आया अपने पास, इस ओमेगा से क्या रिलेशन रखेगा? तो हम कहेंगे v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू x। अब देखिए ये dx विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, dx विड्थ का एक कंडक्टर है अपने पास में, छोटा सा एक कंडक्टर है, और कंडक्टर में कितना EMF इंड्यूस्ड होता है? BLV। ठीक है ना? तो हमने ये छोटा सा जो एलिमेंट माना है उसको कंडक्टर मान लिया, तो मैंने क्या बोला? EMF ड्यू टू एन एलिमेंट। एलिमेंट की वजह से कितना होगा? अभी लास्ट में पढ़ा था हमने, E इक्वल्स टू BLV होता है। BLV होता है, L उस कंडक्टर की लेंथ है, dx, और एलिमेंट है स्मॉल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? DE। क्या हो जाएगा? DE। अब मैंने क्या किया यहां से,
देखिए V हर पॉइंट पर अलग अलग है, मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है तो B तो कांस्टेंट है, लेकिन V सेम नहीं है, इसलिए V इक्वल्स टू ओमेगा एक्स रख दीजिए। यहाँ पर V एक x का फंक्शन है और यहाँ dx है, इसलिए इंटीग्रेशन के लिए V कांस्टेंट नहीं है। V इक्वल्स टू ओमेगा एक्स रख दिया, dE की वैल्यू क्या आ गई, B ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे dE इंटीग्रेशन B ओमेगा एक्स डी एक्स, B ओमेगा बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब लिमिट देखते हैं, मेटल के इस पार्ट को या रोड के इस पार्ट को आप 0 पे ले आओ और उस पार्ट को कितनी लेंथ पर ले जाओ, L लेंथ पर। कितनी लेंथ पर, L लेंथ पर। ये एलिमेंट पूरी रोड में कवर हो जाएगा। क्या कहा मैंने, ये अंदर वाला एंड जो है वो इस सेंटर पे ले आओ और बाहर वाला एंड कौन से पॉइंट पर ले जाओ, L लेंथ पर ले जाओ। सही है ना, पूरी रोड एलिमेंट में कवर हो जाएगी 0 to L, 0 to L। तो मैंने ये E बोल दिया, E इक्वल्स टू B ओमेगा x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से L। E की वैल्यू क्या आ गई, B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। कितना बन गया, B ओमेगा हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, B ओमेगा L स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी के रूप में निकालना है और निकाल सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f, 2 पाई f पुट करेंगे तो कितना आएगा, E इक्वल्स टू हाफ B ओमेगा की जगह पे 2 पाई f और ये L स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, क्या कहेंगे, B पाई f L स्क्वायर। ये हमारे पास इंड्यूस्ड EMF आ गया। करंट निकालना है तो कैसे निकलेगा, I इक्वल्स टू E अपॉन R, I इक्वल्स टू E अपॉन R। अब सुनना भाई मेरी बात ढंग से, ध्यान से सुनना। यहां पर इसी पोर्शन के साथ मैंने ये डिस्क बोल दी होती, न्यूमेरिकल है भाई, इसका एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में। ये रोड ना होके ये एक पूरी डिस्क होती तो इस डिस्क में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता, इस डिस्क में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता, इसको कैलकुलेट करना है। डिस्क होती तो, मेटालिक डिस्क होती तो हम क्या कहेंगे, ये डिस्क जो है ये बहुत सारी रोड से बना है, बहुत सारी रोड से बना है, जो किस किस के बीच में कनेक्ट है, सरकमफेरेंस एंड सेंटर के बीच में कनेक्ट है। सही है ना, तो मैं क्या कहूंगा, सरकमफेरेंस को एक पॉइंट मान लूं, सेंटर को दूसरा पॉइंट मान लूं, तो जितनी भी रोड है वो सारी की सारी कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सबको पता है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो एक रोड जितना ईएमएफ बनाएंगी, सारी रोड भी उतना ईएमएफ बनाएंगी और टोटल भी एक रोड के बराबर ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि पैरेलल में सेम होता है, पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, ईएमएफ ऑफ डिस्क इक्वल्स टू कितना होगा, सेम टू सेम उसी की तरीके से होगा। इसकी लेंथ नहीं होगी, इसकी रेडियस होगी, क्योंकि डिस्क है तो रेडियस होगी। कितना आएगा फॉर्मूला, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर एक रोड के बराबर होगा। रोड की रेडियस, रोड की लेंथ क्या हो जाएगी, रेडियस के बराबर। तो यहां से E की वैल्यू और क्या आ सकती है, हाफ बी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ इंटू आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, बी पाई आर स्क्वायर क्या होगा, एरिया, पाई आर स्क्वायर एरिया होगा और ईएमएफ की वैल्यू क्या बन जाएगी, बी ए एफ। ये डिस्क की बात हमने कर दी, यहां से ये डिस्क की बात हो गई हमारे पास, मेटालिक डिस्क की। ओके, ऐसे डेरिवेशंस को आपको सॉल्व करना है। इसके बाद जो डेरिवेशंस होंगे उसमें एनर्जी कंजर्वेशन करना होता है, ठीक है ना। एनर्जी कंजर्वेशन के बाद में आपका फिर इंडक्शन से रिलेटेड पार्ट आ जाएगा। ओके, थैंक यू।